नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर हजारीबाग से, जहां पुलिस ने बरही जाने से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को रोक दिया है। दीपक प्रकाश के साथ हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा, विधायक मनीष जायसवाल और पूर्व विधायक मनोज यादव बरही जा रहे थे। ये लोग रुपेश पांडे के श्राद्ध कर्म में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने बीजेपी के नेताओं को चरही में ही रोक दिया। लेकिन बीजेपी नेता बरही जाने पर अड़े हैं। दीपक प्रकाश ने कहा कि सरकार बौखला गई है और रुपेश पांडे को इंसाफ दिलाने के लिए उठने वाली आवाज को दबाना चाहती है। सड़क में हम जा रहे हैं, अब सड़क कैसे आप रोक लीजिएगा? ये गलत है सर, इसी से बात करवा होंगे। आप सिविल ऑफिसर हैं, आप एसडीओ के ऑर्डर को फॉलो करवा रहे हैं। आप वीडियो है ना, आप एसडीओ के ऑर्डर को फॉलो करवा रहे हैं, स्कूल करवा रहे हैं। हम आपके लॉ एंड ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम है, सड़क में हम जा रहे हैं, अब सड़क कैसे आप रोक लीजिएगा? ये गलत है सर, इसी से बात करवा होंगे। आप सिविल ऑफिसर हैं, आप एसडीओ के ऑर्डर को फॉलो करवा रहे हैं। सरकार बौखलाई हुई है। एक नौजवान जो झारखंड का लाल और उसकी हत्या की गई सरस्वती पूजा के विसर्जन में, उसको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं जा रहा था, लेकिन राज्य की सरकार ने जिस प्रकार से अवरोध पैदा करके मुझे रोकने का काम किया है, कह सकते हैं कि लोकतंत्र की हत्या है, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रहार है और झारखंड की जनता की भावनाओं को के साथ कुठाराघात करने का काम राज्य की सरकार की। राज्य की सरकार भारतीय जनता पार्टी से डरी हुई है, सहमी हुई है और घबराई हुई है। इसलिए इस प्रकार का कृत्य करके, गलत काम करके जनता की अभिव्यक्ति को रोकना चाहती है। और इस पूरे मामले को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हजारीबाग से हमारे सहयोगी जावेद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जावेद, देखिए, आखिर वजह क्या है इसके पीछे? क्यों नेताओं को रोका जा रहा है? अगर वो श्राद्ध क्रम में जाना चाहते हैं तो इसमें परेशानी क्या है? प्रशासन इस पर कुछ भी बोलने से बच रही है। सुबह से ही चरही थाना क्षेत्र के 15 माइल में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई थी। पूर्व सूचना थी कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश बरही जाने वाले हैं। उसके बाद उन्हें वहां पर 15 माइल पर NH 33 पर रोक कर रखा गया है। इस बात की जानकारी मिलते ही हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा, हजारीबाग के विधायक और बरही के पूर्व विधायक मनोज यादव मौका पर पहुंचे हुए भारी संख्या में कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद हैं। जी जावेद, देखिए, इससे पहले भी बीजेपी नेता को रोका गया है। कल भी ये खबर आई थी कि एक बीजेपी नेता को रोका गया एयरपोर्ट पर। तो क्या ये सरकार की कहीं ना कहीं बौखलाहट को दिखा रहा है? जिस तरीके से जो रुपेश हत्याकांड का मामला बिल्कुल उभर कर सामने आ रहा है, उसके खिलाफ ये सब साजिश रची जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, लोकतंत्र में किसी को भी जाने की छूट मिलनी ही चाहिए अगर वो वहां पर श्रद्धांजलि देने जा। चलिए जावेद, आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी देखिए हमारे साथ खुद दीपक प्रकाश जी जुड़ गए हैं। दीपक प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही कि आपको क्या लगता है, क्या वजह होगी आप लोगों को इस तरीके से रोका जा रहा है? कल भी एक बीजेपी नेता को रोका गया था। सरकार की कहीं ना कहीं बौखलाहट दिख रही है यहाँ पर। देखिए, रुपेश पांडे जी का श्राद्ध क्रम था और श्राद्ध क्रम में मैं वहां जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता था, उनके परिवार से मिलना चाहता था। और इसमें सरकार को क्या आपत्ति है? इसलिए मुझे आज मैं जा रहा था तो रास्ते में मुझे दिया गया बरही चरही में, और यहाँ से 65 किलोमीटर दूर है बरही। रोकने की मैंने प्रशासनिक पदाधिकारियों से कारण पूछा कि मुझे क्यों नहीं जाने दिया जाता है, तो कोई भी कारण बताने से वो इनकार कर रहे हैं। केवल पुलिसिया रोब दिखा करके मुझे रोकने का काम किया जा रहा है। दुर्भाग्य इस बात का है कि हम सब लोग जानते हैं कि ये तुष्टीकरण की राजनीति राज्य की सरकार कर रहे हैं। एक राज्य में एक ही कानून चलेगा, 2 कानून क्यों चलेगा? ये भी एक प्रश्न झारखंड की जनता है। कुछ 2 दिन पहले ही कांग्रेस के लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, आरजेडी मंत्री सारे उनके परिवार में गए थे जी, और वहां पर किसी को आपत्ति नहीं हुआ। तो इस प्रकार से मॉब लिंचिंग की घटना घटी है और मॉब लिंचिंग में भी ये राज्य की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। ये सरकार तुगलकी शासन चलाना चाहती है। ये सरकार लोकतंत्र विरोधी है। ये सरकार, हम कह सकते हैं
कि ऐसा शासन अघोषित आपातकाल है। भारतीय जनता पार्टी के 276 कार्यकर्ताओं पर यह सरकार ने FIR किया है। हम जैसे कार्यकर्ताओं पर भी देशद्रोह का मुकदमा किया, और जो भी कार्यकर्ता इस सरकार के सामाजिक संगठन कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को बंद करने का प्रयास किया जाता है, फर्जी मुकदमे दायर की। इसलिए ये सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है, और यह सरकार सारे विपरीत बुद्धि, हम कह सकते हैं, काम करने वाली सरकार। दीपक प्रकाश जी, आगे आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि अभी तो आप लोगों को रोक दिया गया है, तो क्या आप लोग जी मुझे रोक दिया गया है, लेकिन मुझे श्रद्धांजलि अर्पित करने से कौन रोक सकता है? यहाँ पर सारे यहाँ के स्थानीय सांसद जयंत सिन्हा जी उपस्थित है, विधायक मनीष जायसवाल जी भी उपस्थित है, हमारे पूर्व विधायक के पहुंच चुके हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष यहाँ उपस्थित है। श्रद्धांजलि अर्पित मैं जिस स्थान पर रहूंगा उसी स्थान पर करूंगा, लेकिन राज्य सरकार की जो कार्रवाई है इसकी निंदा झारखंड की जनता, 3.5 करोड़ जनता कर रही है। बिल्कुल। चलिए दीपक प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर निशाना साधा है। इरफान अंसारी ने कहा कि निशिकांत दुबे झारखंड में सबसे बड़े घुसपैठिए हैं। निशिकांत दुबे ने संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठिए को लेकर NRC लागू करने की मांग की थी, जिस पर इरफान अंसारी ने पलटवार किया है। इरफान अंसारी ने कहा है कि निशिकांत दुबे खुद भागलपुर से घुसपैठ कर झारखंड के सांसद बने हुए हैं और वह सबसे बड़े घुसपैठिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग झारखंड में घुसपैठ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में निशिकांत दुबे को घुसपैठ के मुद्दे पर बात करने का कोई अधिकार नहीं है। निशिकांत दुबे जी ही घुसपैठिया है, सबसे बड़ा घुसपैठिया निशिकांत दुबे है, जो भागलपुर से आकर यहाँ का सांसद बन गया। यही घुसपैठिया है। इन्हीं लोग के कारण घुसपैठ का बड़ा बढ़ावा मिला है झारखंड को। कभी छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ बस गए, उत्तर प्रदेश के लोग बस गए, तो इनको घुसपैठिए के मुद्दे पर कहने का कोई हक नहीं है। सांसद महोदय से मैं आग्रह करता हूँ, विकास के मुद्दे पे आइए। कोई घुसपैठिया नहीं, हमारे झारखंड में कोई घुसपैठिया, मतलब हमारी सरकार इतनी स्ट्रांग है, हम लोग अपने बॉर्डर को चौकसी कर दिए हैं, कहीं कोई गलत नहीं हो रहा। पार्लियामेंट एक इतनी बड़ी संस्था पे आप इतना हल्का बात करते हैं सांसद महोदय, ये आपको शोभा नहीं देता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि सबसे बड़ा घुसपैठिया आप है, और आप अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और अपना जहाँ आपसे आए हैं वहाँ आपको यदि कोई भेजेगा तो सिर्फ इरफान अंसारी भेजेगा। वहीं चारा घोटाले के दोषी लालू प्रसाद का रिम्स में इलाज चल रहा है। लालू का इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताया कि लालू प्रसाद का किडनी 20% काम कर रहा है। लालू प्रसाद किडनी के स्टेज 4 के मरीज हैं। उनका ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है। डॉक्टरों ने बीपी की दवाई की डोज को भी बढ़ा दिया है। फिलहाल लालू प्रसाद यादव डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में है, यानी कि निगरानी में है। लालू की कार्डियक जांच इसके बाद की जाएगी। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि लालू प्रसाद का ब्लड प्रेशर और शुगर जो है वो बढ़ा हुआ है और लालू की कार्डियक जांच भी होगी। स्टेज 4 के मरीज हैं लालू प्रसाद यादव किडनी के, और बाकी थोड़ा शुगर बढ़ा हुआ है, लेकिन मेन उनको जो दिक्कत है वो किडनी के प्रॉब्लम के चलते है। स्टेज 4 A B क्या? स्टेज 4 में है, स्टेज A भी नहीं, स्टेज 4। मतलब समझिए कि 20% किडनी काम कर रहा है। वहीं रिम्स में भर्ती एक मरीज के लापता परिजन का अब तक सुराग नहीं मिला है। 14 फरवरी से जमुई से आई एक मरीज का पति गायब है। परिजनों का आरोप है कि लखन सोरेन किसी दलाल के साथ ब्लड लेने ब्लड बैंक गया था, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं लौटा। इतना ही नहीं, इसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। दलाल ने ब्लड दिलाने के लिए 5000 रुपए की मांग की थी। परिजनों का इस पर कहना है कि लखन सोरेन के पास 20,000 रुपए थे। परिजनों ने लखन का अपहरण होने की आशंका जाहिर की है। इसे लेकर बरियातू थाने में मामला दर्ज किया गया है। लखन अपनी पत्नी मीना टुड्डू का इलाज रिम्स के सर्जरी विभाग में करा रहा था। वो बिहार के जमुई जिले का रहने वाला है और पिछले 4 दिनों से लापता है।
लखन सर ने हमको बोला कि हमको जा रहे हैं ब्लड लाने के लिए, तो तुम रहो। वो तब हम आ गए, तो वो तो नहीं है घर में, रूम में। तो मामी बोला कि, तो हम बोले कि कहाँ गया ये थी ब्लड लेने के लिए, अभी तक नहीं आता है। तब मम्मी बोला है कि वो तो एक तो डॉक्टर ऐसा ऐसा बुला दिया। हाँ, तो कहाँ चल गया। ब्लड लेने के लिए गए थे, वो वहीं से गुप्त हो गया। वो तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं सर कैसे गुप्त हुआ। वही देखिए, जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल परीक्षा के पीटी का रिजल्ट जारी कर दिया है। 1117 नए अभ्यर्थी पीटी में सफल घोषित किए गए हैं, जबकि पिछली बार पास हुए 406 अभ्यर्थी को फेल घोषित कर दिया गया है। संशोधित रिजल्ट के मुताबिक 4885 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। संशोधित रिजल्ट में अनारक्षित वर्ग से 1552 अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति से 362 अभ्यर्थी, अनुसूचित जनजाति से 1002 अभ्यर्थी, BC 1 से 994 अभ्यर्थी और BC 2 से 681 अभ्यर्थी के साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से 294 अभ्यर्थी शामिल हैं। वहीं रिजल्ट के साथ कट ऑफ मार्क्स भी जारी किए गए हैं। सामान्य वर्ग का कट ऑफ मार्क्स 248 बताया गया है, वहीं BC 1 और BC 2 का कट ऑफ मार्क्स 248 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 246 कट ऑफ मार्क्स रखा गया है, SC का 242 और ST का कट ऑफ मार्क्स 232 निर्धारित किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुख्य परीक्षा 11 से 13 मार्च के बीच ली जाएगी। मुख्य परीक्षा के लिए राजधानी रांची में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। और खबर गिरिडीह से, जहां के हरिहर धाम मंदिर में सड़क निर्माण और सौंदर्यीकरण के काम में लापरवाही बरती जा रही है। बालू और मिट्टी पर ही ढुलाई का काम हो रहा है और इसका आरोप लगा है। इसे लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन भी किया और काम को रोक दिया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर बगोदर विधायक विनोद सिंह मौके पर पहुंचे और ठेकेदार को फटकार लगाई। विनोद सिंह ने विकास योजनाओं में लूट की छूट होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों से 30% तक कमीशन लिया जा रहा है। ऐसे दौर में जब पूरे संवेदकों को खुली छूट दी गई है कि 30% 25% में बिलो जाएं, तो जाहिर सी बात है उनका सारा जोर रहता है तो फिर वो पैसा जो काम की गुणवत्ता से निकालते हैं। लेकिन सही निगरानी वस्तुतः जहाँ पे कार्य हो रहा है वहाँ के लोग हैं, उनकी चौकसी से ही, उनके नियंत्रण से ही हो जाता है। रांची के खलारी में 5 क्विंटल प्रतिबंधित मांस के साथ ऑटो ड्राइवर को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा है। ऑटो में पुआल के बीच छुपाकर प्रतिबंधित मांस की तस्करी की जा रही थी, लेकिन ग्रामीणों को इसकी भनक लग गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने ऑटो को रोका, जहां से 5 क्विंटल प्रतिबंधित मांस बरामद किया गया। हालांकि इस दौरान ऑटो सवार एक व्यक्ति भागने में सफल रहा, लेकिन ग्रामीणों ने ऑटो ड्राइवर को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि मांडर और चान्हो इलाके में प्रतिबंधित मांस का कारोबार चल रहा है। शुक्रवार को जुम्मे के दिन होने की वजह से आज मांस की सप्लाई की जा रही थी। पूरा सीट उट में सब में है। खबर कोडरमा से, जहां के सतगावा थाना प्रभारी नीतीश कुमार पर एक व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगा है। राजघटी गांव में 2 परिवारों के बीच जमीन का विवाद चल रहा है। इसी मामले में रूपलाल पासवान ने थाना प्रभारी पर पिटाई का आरोप लगाया है। साथ ही एसपी से लिखित शिकायत की है, जिसके बाद एसपी ने एसडीपीओ को जांच के आदेश दिए हैं। पीड़ित का आरोप है कि थाना प्रभारी ने 20,000 रुपए की मांग की थी, लेकिन पैसे नहीं देने पर बेरहमी से पिटाई कर दी गई। फिलहाल कोडरमा सदर अस्पताल में रूपलाल पासवान का इलाज चल रहा है। मारे के सुबह में धकिया के तो हमारा छोटका बेटा जो मारने लगा सर, तो हमारा सहेला बेटा कहा सर काहे बड़ा बाबा मार रहे हैं आप भाई, बस 2-4 धमका उसको देख कर कभी हमारा सहेला बेटा को देवलमत सा उन्हें धकेल के ले गया सर दूसरा रूम में। हमारा भी धकेल लेके ले गया, बस ओकरा मारने शुरू कर दी। एक माही एकदम भैंस गाय गदा। इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है। सतगावा के राजघटी के एक महिला ने ये जानकारी दी है
संबंध में एसडीपीओ महोदय को जांच के लिए निर्देशित किया गया है और एक बार जांच पूरी हो जाने के बाद हम लोग को पता चलेगा कि क्या सही मामला है। और देखिए, धनबाद में बालू के अवैध खनन के खिलाफ खनन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। खनन विभाग ने बालू लदे 6 ट्रैक्टर और एक हाईवा को जब्त किया है। इन सभी के पास माइनिंग चालान नहीं थे। हालांकि ट्रैक्टर मालिकों का इस पर कहना है कि उन लोगों से माइनिंग चालान के नाम पर 1200 रुपए लिए जाते हैं, जबकि चालान सिर्फ 425 रुपए के होते हैं। बावजूद इसके पुलिस उन्हें परेशान करती है। ये बड़ाकर नदी से ही बालू आता है और वहाँ इस बालू के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। उपायुक्त महोदय से विनती करते हैं कि अविलंब चालान उपलब्ध करा के वहाँ के मजदूर लोग को एक रोजगार का साधन मुहैया करा दें। चालान मिल नहीं रहा है, चोरी छुपे गाड़ी यहाँ आता है, आए दिन पुलिस प्रशासन तंग करती है, माइनिंग का छापा पड़ता है, गाड़ी वाला परेशान हो जाता है। सभी गाड़ी किस्ती पे चलता है, उसी से सबका परिवार रोजगार चल रहा है। 6 गाड़ियाँ जो है 100 सेफ्टी की गाड़ियाँ और एक बड़ी हाईवा जो है वो जब्त की गई है। सभी को धनबाद थाना के हवाले कर दिया गया है। इस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं रामगढ़ के सीसीएल बड़का सयाल एरिया की सबसे बड़ी परियोजना उरीमारी बंद होने के कगार पर है। सीटीओ यानी कंसेंट टू ऑपरेट नहीं मिलने से कोयले का उत्पादन ठप है। फिलहाल सिर्फ मिट्टी निकालने का काम चल रहा है, जिसकी वजह से सीसीएल के 1000 से ज्यादा मजदूरों को बिठा दिया गया है, जबकि लोकल सेल के तहत कोयला लोडिंग कर रोजगार पाने वाले 3 पंचायतों के 5000 से अधिक मजदूर भी बेरोजगार हो गए हैं। अगर सीटीओ नहीं मिलता है तो बहुत दुखद होगा, इसलिए कार वहाँ 1000 से 1500 मजदूर रोज़ काम करते हैं, प्लस वहाँ सीसीएल वर्कर 1000 से 1200 है, प्लस इस इलाके के एक रोज़गार है। अगर सीटीओ नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर इस इलाके में एक भूखमरी की कगार आ गया और इस इलाके का यहाँ सबसे ज़्यादा आदिवासी मूलवासी रहते हैं, लेकिन 80% आदिवासी लोग हैं। पहले तो स्थानीय बेरोजगारों को रोज़गार नहीं मिल रहा है और सीटीओ बंद होने से कोयलरे ही नहीं मजदूरों को भी नुकसान है। इसके लिए हमारे स्थानीय जो प्रबंधन है, जीएम साहब स्वयं दिल्ली गए हैं कि जितना जल्दी हम सीटीओ क्लियर करा लें, और सीटीओ क्लियर होगा तो उरीमारी का विकास होगा, यहाँ का स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। लोहरदगा में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए इनामी नक्सली के शव की पहचान के लिए नक्सली दिनेश नगेशिया के घरवालों को पुलिस ने बुलाया, लेकिन घरवालों ने दिनेश का शव होने से इनकार कर दिया। हालांकि पहले मुठभेड़ में 5 लाख के इनामी नक्सली बालक गंजू के मारे जाने की खबर थी, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई थी। ऐसे में नक्सली के शव की पहचान कराने में पुलिस को परेशानी हो रही है। इस बीच पुलिस का सर्च ऑपरेशन 9वें दिन भी लगातार जारी है। दिनेश नगेशिया नहीं है। हमको वहाँ बोले कि वहाँ फोटो देख लीजिएगा, आपका आदमी है तो दे दीजिएगा, और नहीं है तो छोड़ देंगे। तो नहीं है, हम विश्वास करते हैं कि हमारा आदमी नहीं है। हमारा सिमडेगा को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है, लेकिन अब यहां दूसरे खेलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसे लेकर खेल सुविधा बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम के साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, जिसमें एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक, टेनिस और क्रिकेट के साथ कई तरह के खेल की सुविधा होगी। महोदय के द्वारा जिले में और खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसमें कि हमारे टोटल 6 खेल्स हैं इसमें, जिसमें कि हमारा एथलेटिक्स का 8 लेन का स्टैंडर्ड ट्रैक है, जो कि हमारा चट मैदान में रहेगा। उसमें मेरे मल्टी स्पेशलिटी जिम भी है। क्रिकेट के हम 4 पिच दे रहे हैं, ताकि हमारे इस छोटे से आदिवासी बहुल क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो भी क्रिकेट में आगे बढ़ सके। जिनको प्रैक्टिस के लिए जगह नहीं मिल पाती है, उनको मैं एक मुहैया करा रहा हूँ। एक स्टेट का नेशनल लेवल का एक क्रिकेट पिच बना के दे रहा हूँ, ताकि वो बच्चे प्रैक्टिस कर सकें। इसके अलावा हमारे पास बास्केटबॉल के 2 कोर्ट हैं। इसके अलावा हमारे पास वॉलीबॉल के भी 2 कोर्ट हैं। और देखिए, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला स्थित कारला बेड़ा गांव आज भी विकास से कोसों दूर है। झारखंड की आज़ादी के 21 साल के बाद भी इस गांव के लोगों तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं, जिसके कारण गांव के लोगों को विभिन्न तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं।
हम लोग के घर में पीएम आवास बनाया है, लेकिन यहाँ तो रास्ता नहीं है के कारण ईटा बालू से जो नहीं बना नहीं सका। तो बीडीओ साहब से सीए साहब से भी बात हुआ कि आप लोग पत्थर से ये गारा दे के बना सकते हैं। और ऐसे तो हम लोग को पत्थर गारा तो बनाने का उतना खुश नहीं, सभी तरफ मैंने ईटा बालू से बनाया है घर। हम लोग भी ऐसे चाहते हैं, मगर यहाँ तो रास्ता के कारण नहीं हो पा रहा है। खबर देवघर से, जहां पिछले 2 सालों से श्रावणी मेला का आयोजन कोरोना की वजह से नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि श्रावणी मेला का आयोजन हो पाएगा। कोरोना संक्रमण कम होने से इसकी उम्मीद जगी है। प्रशासन ने इन दिनों श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर अभी से बैठक करना शुरू कर दिया है। डीसी, एसपी, एसडीओ, सिविल सर्जन और नगर आयुक्त ने बैठक कर मेले को लेकर मंथन किया। 2 साल सावन मेला नहीं था और इस साल हम लोग प्रशासन तरीके से जो प्राथमिक तैयारी जो होते हैं, हर एक विभाग अपने अपने एक्शन प्लान बनाए